हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जोन पे आज पर। आइए फ्रेंड्स एक नए सेशन के साथ जुड़ते हैं। तो आइए स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, होम्योपैथी के जन्म दाता निम्न में से कौन थे। तो आपको बताना है डोमैक थे, हनीमैन थे, इवानोस्की थे, लेर्नेक थे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा हनीमैन। हनीमैन को फ्रेंड्स होम्योपैथी का जन्मदाता कहा जाता है। अगर आपका क्वेश्चन होता फ्रेंड्स से बताइए कि विषाणु के जनक किसे कहते हैं वायरस का, तो इवानोस्की। अगर पूछा था स्टेथोस्कोप की खोज किसने की, तो फ्रेंड्स आप बताते रेने लेनेक ने। और अगर आपसे पूछा वायरस विषाणु की खोज किसने की, तो इवानोस्की ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स बताना है भारत का रूर किस पठार को कहते हैं। आपको बताना है छोटा नागपुर पठार को, मालवा पठार को, दक्कन का पठार, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा छोटा नागपुर पठार को फ्रेंड्स भारत का रूर कहा जाता है। और इस भारत का रूर को जो है फ्रेंड्स, इसे जो है भारत का दिल भी कहा जाता है। भारत का हृदय यानी किस पठार को कहते हैं, तो आप बताएंगे छोटा नागपुर पठार को जो है भारत का हृदय भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, पॉलीथीन किससे बनता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है पॉलीथीन एथिलीन से बनता है, प्रोपिलीन से बनता है, एसिटिलीन से बनता है, एनिलीन से बनता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा एथिलीन से। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स अगर पॉलीथीन की बात करें, पॉलीथीन का जो बहुलक है फ्रेंड्स वो एथिलीन है। और फ्रेंड्स पूछा जाए फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स बताएंगे फलों को पकाने के लिए जो है एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है एसिटिलीन। तो जो पेड़ पे कोई फल पकता है तो फ्रेंड्स वो एसिटिलीन हार्मोन की वजह से पकता है, क्योंकि उसमें जो एसिटिलीन है एक हार्मोन है जो कि अगर कोई भी फल पेड़ों में लगे हुए पक रहा है तो वो एसिटिलीन की वजह से पकता है। और कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे। तो आपको बताना है मरियम्मा देवी थी, विष्णु थे, शिव थे, मुरुगन थे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा मुरुगन। तो मुरुगन जो है ये तमिलों के सबसे प्राचीन देवता थे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे बात है तमिल की, यानी अगर मैं तमिलनाडु के बारे में यहाँ पे बात करूँ फ्रेंड्स, तमिलनाडु के मंदिर पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए बताइए राधा स्वामी मंदिर कहाँ है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु में राधा स्वामी मंदिर है। और आपसे पूछा जाए महाबलीपुरम मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में। शोर मंदिर कहाँ है, तो शोर मंदिर भी तमिलनाडु में। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में। और फिर से तमिलनाडु से अगर पूछा है तमिलनाडु के प्रमुख यानी कि नृत्य कौन से हैं, लोक नृत्य, तो बताएंगे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और फ्रेंड्स इसका प्राचीन नाम क्या है, तो बताएंगे सदीर। सदीर इसका जो है प्राचीन नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। और पूछा जाए कुंभी, तो कुंभी कहाँ का लोक नृत्य है, तो तमिलनाडु का है क्या, कुंभी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। करगम, करगम भी यहीं का है, करगम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आप पूछ लिया है किस नदी घाटी को भारत का रूर कहते हैं। गोदावरी नदी घाटी को, दामोदर घाटी को, नर्मदा घाटी को, महानदी घाटी को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा यानी कि दामोदर घाटी है फ्रेंड्स, इसको जो है भारत का रूर कहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो फ्रेंड्स बताएंगे जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी यानी कि दामोदर नदी से भारत यानी कि भारत के जो पठार होता है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है, दामोदर नदी घाटी। ठीक है, याद रखेंगे। दामोदर घाटी को फ्रेंड्स जो है बंगाल का शोक कहते हैं। कहाँ का शोक कहते हैं, तो बताएंगे बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी घाटी को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। जबकि गोदावरी की बात करें फ्रेंड्स, गोदावरी की नदी की, तो ये भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और पूछा जाए भारत की बूढ़ी गंगा वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी नदी को कहते हैं। और अगर पूछा जाए नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। और फिर से नर्मदा नदी जो है ये पूछा जाए इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो बताएंगे अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। फ्रेंड्स कहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक का अन्य नाम है तीर्थराज। क्या कहते हैं इसको, अमरकंटक को तीर्थराज भी कहते हैं। और एकमात्र ऐसी नदी है नर्मदा नदी जो कि यानी कि विपरीत दिशा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा घाटी में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है गुजरात में, और आपका जो है धुआंधार जलप्रपात और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये सब नर्मदा नदी पे बने हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन है, नर्मदा। अब महानदी की बात करें हमसे, महानदी की इसकी लंबाई 900 किलोमीटर है। और उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, महानदी को कहते हैं। और भारत का सबसे लंबा बांध जो हीराकुंड बांध बना है महानदी पे बना हुआ है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जल का सर्वाधिक घनत्व होता है कितने पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, चाहे 0 डिग्री, 4 डिग्री या 273 डिग्री सेल्सियस पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का सर्वाधिक घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। तो आपको बताना है बौने पौधे को लंबा कौन सा हार्मोन करता है, साइटोकाइनिन, डार्विन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है ये बौने पौधे को लंबा कर देता है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रेंड्स किसकी, ऑक्सिन हार्मोन, किसकी, ऑक्सिन की बात करें फ्रेंड्स, ऑक्सिन हार्मोन हो चाहे साइटोकाइनिन हो या फ्रेंड्स जिब्रेलिन हो, ये तीनों के तीनों पादप हार्मोन है। कैसे हैं, तो पादप हार्मोन है। और अगर पूछा जाए ऑक्सिन हार्मोन की खोज कब की थी, तो 1880 में की थी। किसने की थी, तो बताएंगे चार्ल्स डार्विन ने। किसने, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है फ्रेंड्स, चार्ल्स डार्विन ने की थी 1880 में। ऑक्सिन हार्मोन क्या होता है, ये फ्रेंड्स बीजों को उगाने में सहायता करता है, बीजों को उगाने में सहायता करता है। दूसरी बात, जो पेड़ का तना जो है, पौधे का तना सूर्य की ओर झुक जाता है, किसकी वजह से, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, और फिर से आप हमको कमेंट करके बताएं कि पौधे जो शोषण करते हैं वो किस अंग से पौधे जो है शोषण करते हैं। जो कि पौधे में जो है जल का जो होता है अवशोषण किससे होता है, तो जल पौधे जो जल ग्रहण करते हैं जाइलम से, और जो भोजन यानी पोषण बनाते हैं वो फ्लोएम से। किससे, फ्लोएम से। आप हमको कमेंट करके बताएं पौधे किस भाग से यानी कि शोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, चेरनोबिल में न्यूक्लियर संयंत्र आपदा यानी घटना कब घटित हुई थी, 1986 में, 1980 में, 1996 में, 1992 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा 1986 में। देखिए अगर बात करें भोपाल त्रासदी की, तो भोपाल घटना जो घटी थी फ्रेंड्स यानी कि 1984 में भोपाल त्रासदी घटना घटी थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। और उसके 2 वर्ष के बाद फ्रेंड्स जो है 1986 में चेरनोबिल में यानी न्यूक्लियर संयंत्र आपदा घटना घटी थी। कहाँ, चेरनोबिल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना। और अगर आपसे पूछा जाए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1986 में। अगर आपसे पूछा जाए बीजेपी पार्टी की स्थापना कब हुई यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, बीजेपी की, तो फ्रेंड्स बताएंगे कब, 1980 में। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए बताइए सपा पार्टी की स्थापना कब हुई, सपा पार्टी समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में। और पूछा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई, 1992 में। हाथी संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1992 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, समुद्र में जल में औसत लवण की मात्रा, समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा कितनी होती है, आपको बताना है। 12.3%, 4.5%, 3.5% या 23%। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा 3.5%। समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा होती है। यहाँ पर फ्रेंड्स से बात है समुद्र के जल की। अगर पूछा जाए समुद्र का जल का पीएच मान कितना होता है, तो बताएंगे 8.5। कितना, 8.5 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि अचार का पीएच मान कितना होता है, तो क्या बताएंगे, 4.5। और आप हमको कमेंट करके बताएं कि मानव की जो लार होती है, मानव की लार का पीएच मान कितना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करके बताएं। अगर पीएच की बात करें फ्रेंड्स, पीएच पैमाना जो किसने दिया था, एसपी सोरेनसन ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स। और किसी व्यक्ति का पीएच मान व्यक्ति का पीएच मान का, ये रक्त का पीएच मान होता है 7.4। यदि व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में 0.2% कमी हो जाती है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रोटीन का निर्माण सक्रिय स्थान है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, गोल्गी में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो इसका राइट आंसर जाएगा राइबोसोम। तो प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में। ठीक है फ्रेंड्स, इसे जो है कोशिका यानी प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो आपसे पूछे प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, बताएंगे राइबोसोम को। अगर प्रोटीन की बात है तो फ्रेंड्स देखिए प्रोटीन से क्वेश्चन क्या बनते हैं, प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो बताएंगे मुल्डर ने की थी, नामकरण बर्जीलियस ने किया था। अगर पूछा जाए बताइए प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, तो 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है। और प्रोटीन से पूछे कौन से रोग होते हैं, तो बताएंगे क्वासियोरकर रोग, क्वासियोरकर बच्चों में रोग होता है। और इस रोग में क्या होता है, पेट आगे की तरफ निकल आता है। ठीक है। और एक रोग और होता है प्रोटीन कमी से, मरासमस रोग। कौन सा, मरासमस रोग होता है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो है यानी कि जो खाल होती है वो सिकुड़ने से लगती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपके सामने अगर पूछा जाए बताइए कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। आपसे पूछा जाए आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं या आइटम बम किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और पूछा जाए कि प्रोटीन का जो है ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, तो गोल्गी को कहते हैं, यानी कि प्रोटीन का ट्रैफिक पुलिस। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है। कोशिका को बताना है, केंद्रका, गाल्जिका, कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। फ्रेंड्स बात है यहाँ पर किसकी, कोशिका की बात है। अगर पूछा जाए बताइए ये कोशिका, तो बताएंगे कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। ठीक है फ्रेंड्स। और कोशिका की खोज किसने की थी, तो बताएंगे कोशिका की खोज जो है स्लाइडेन और स्वान ने की थी। किसने, स्लाइडेन और स्वान नामक साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, कोशिका की खोज।
तो याद रखेंगे। और पूछा जाए कि कोशिका में क्या पाया जाता है तो बताएंगे कोशिका में जो है गुणसूत्र प्लस डीएनए, क्या बताएंगे कोशिका में गुणसूत्र प्लस डीएनए प्लस गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, कितने, अगर पूछा मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं तो बताएंगे 46 यानी 23 जोड़ी। तो कोशिका में क्या डीएनए प्लस गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब पूछा जाए कि प्रोटीन का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं तो गोल्जी का है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? हृदय को, नेफ्रॉन को, मस्तिष्क को, कोशिका को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा यानी कि कोशिका। तो फ्रेंड्स से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है? मूलभूत इकाई। तो फ्रेंड्स ये कोशिका ही होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की थी तो क्या बताएंगे? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? तो बताएंगे रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर पूछा जाए कि कोशिका में कृत्रिम जीन संश्लेषण किसने किया था? कोशिका में कृत्रिम जीन संश्लेषण किसने किया था? तो बताएंगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। ठीक है फ्रेंड्स। और पूछा जाए जो हमारा वृक्क होता है फ्रेंड्स, वृक्क किडनी किसकी बनी होती है? नेफ्रॉन की बनी होती है, इसलिए वृक्क का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक होता है? तो आपको बताना है आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा हीमोग्लोबिन आरबीसी का मुख्य घटक होता है। फ्रेंड्स अगर बात करें आरबीसी की, किसकी? आरबीसी की। आरबीसी को फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। क्या होता है फ्रेंड्स? रेड ब्लड सेल। ठीक है फ्रेंड्स। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है फ्रेंड्स। ठीक है। और आरबीसी इसके बाद मरती है कहाँ? तो बताएंगे आरबीसी जो है डेड हो जाती है। इसकी सेल जो होती है कोशिका कहाँ? तो बताएंगे ये तिल्ली बोले तो प्लीहा में। तो फ्रेंड्स ये प्लीहा जिसे स्प्लीन कहते हैं, इसमें जाकर डेड हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो क्या बताएंगे? हीमोग्लोबिन में आयरन यानी कि लोहा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसी की वजह से हमारा खून लाल होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। मानव का खून किसकी वजह से लाल होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। और पूछा डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल कहते हैं इसे। और इसका जीवन काल यानी 1 सप्ताह का होता है। और डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? ये मानव को संक्रमण यानी कि संक्रमण बीमारी से बचाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये भी याद रखेंगे, हमें संक्रमण बीमारी से बचाता है डब्ल्यूबीसी। और फिर से बात करें किसकी? आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एरोथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये आप हमको कमेंट करके बताएं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड काला रंग क्यों दिखता है फ्रेंड्स? ब्लैक बोर्ड काला रंग का क्यों दिखता है? काला प्रिंट होता है इसलिए से, या सारे रंग अवशोषित कर लेता है इसलिए से, या काला रंग अवशोषित कर लेता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा ब्लैक बोर्ड सारे रंग अवशोषित कर लेता है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड काला रंग क्यों दिखता है? क्योंकि ये सारे रंग अवशोषित कर लेता है। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स से पूछा हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये भी देखो कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा राजस्थान में जो है गुरु शिखर चोटी स्थित है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात करी जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बात करें गुरु शिखर चोटी किस राज्य में? तो आपने बताया कि ये राजस्थान में है। और पूछा है गुरु शिखर चोटी किसका भाग है? तो बताएंगे अरावली का। किसका? अरावली जो है ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, इसका भाग है ये गुरु शिखर चोटी। और इसी अरावली पर फ्रेंड्स यानी गुरु शिखर चोटी पे एक प्रसिद्ध मंदिर बना है दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। तो फ्रेंड्स बात कर रहे थे दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है ये गुरु शिखर चोटी पे बना है माउंट आबू पर्वत पर। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश में एक सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है सतपुड़ा, क्या नाम है? सतपुड़ा पर्वत चोटी जो है। और राजपीपल बड़ पीपल इसी के भाग है, सतपुड़ा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी है। तो पूछा देखो आईएएस में पूछा हुआ है 2003 में पूछा नंदा देवी चोटी है किसका भाग है? पूछा गया है असम हिमालय का भाग है, कुमायूं हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है, या पंजाब हिमालय का भाग है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा कुमायूं हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। अब फ्रेंड्स पूछा है किस राज्य में है? तो आप बताएंगे उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर यहाँ पर बात करें किसकी? नंदा देवी चोटी की, तो आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स से बताइए कि माना दर्रा कहाँ है? माना दर्रा, नीति दर्रा और फ्रेंड्स नंदा देवी चोटी और फूलों की घाटी जो है फ्रेंड्स तो ये कहाँ है? तो फ्रेंड्स से बताएंगे ये सब उत्तराखंड में है। माना दर्रा, नीति दर्रा और आपका अर्थात नंदा देवी फूलों की चोटी ये कुमायूं हिमालय का भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है खरीफ की फसल काटी जाती है। फ्रेंड्स देखो रेलवे में पूछा हुआ है कि खरीफ की फसल बताइए कब काटी जाती है, किस महीने में काटी जाती है। फ्रेंड्स तो खरीफ की फसल आपको बताना है किस महीने में काटी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए मार्च में काटी जाती है, नवंबर में काटी जाती है, जून में काटी जाती है, जुलाई में काटी जाती है। तो इसका आंसर राइट क्या जाएगा, इसका राइट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स इसको कहेंगे कि खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के महीने में। कब काटी जाती है, तो नवंबर के महीने में ये काटी जाती है, यानी अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। एक मिनट, ये अक्टूबर नवंबर में काटी जाती और बोई कब जाती है, तो फ्रेंड्स बताएंगे ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। अब आप कहोगे सर कि खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं। देखिए अगर खरीफ की फसल की बात करें तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। खरीफ की फसल में आपकी अरहर की फसल होती है। कौन सी, अरहर की। अरहर के अलावा फिर फ्रेंड्स गन्ना, ठीक है, इसे नकदी फसल कहते हैं। गन्ना हो गया आपका, कपास हो गया, कपास के साथ साथ आपका तिलहन हो गया, ठीक है, तिलहन। और इसके अलावा मक्का हो गया, मक्का के साथ साथ आपका धान हो गया। क्या हो गया, धान। धान के अलावा बाजरा हो गया, बाजरा के साथ आपका ज्वार हो गया, ज्वार। ठीक है फ्रेंड्स, और आप सब पूछा जाएगा कि सोयाबीन, तो सब इसी में आती हैं खरीफ में। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे खरीफ के अलावा रबी की फसल, तो देखिए अगर रबी की फसल की बात करें, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में यानी कि बोई जाती। कब बोई जाती हैं, अक्टूबर और प्लस नवंबर में बोई जाती। कौन सी, तो मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स रबी की फसल की। और अगर पूछा जाए काटी कब जाती, तो बताएंगे ये मार्च या अप्रैल में काट ली जाती। मार्च अप्रैल में इनको काट लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, काट लिया जाता है। अब आप कहोगे कि रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो रबी की फसलें होती हैं आलू। क्या होती, आलू होता है आपका, और इसमें आता है जौ के अलावा इसमें आता है सरसों के अलावा, और इसमें क्या आता है, इसमें आता है चना। क्या आता है, चने के अलावा आपका गेहूँ कौन सी फसल है, बताएंगे रबी खाता है गेहूँ, तो गेहूँ। ठीक है, गेहूँ। तो ये सारी फसलें होती हैं, याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए। और जायद की फसल बात करें, जायद की फसल मार्च या अप्रैल में बोई जाती, जुलाई अगस्त में काट ली जाती। इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो बताएंगे तरबूज, खीरा, ककड़ी, उड़द, खरबूजा, ठीक है, मूंग। तो आप ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लिखित संविधान प्रारंभ किस देश में हुआ था। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में, जापान में, भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा अमेरिका में लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स अमेरिका के संविधान से भारत के देश के संविधान में फ्रेंड्स क्या लिया गया है, अगर आपसे पूछा जाए बताइए, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे मूल अधिकार। जो मूल अधिकार हैं फ्रेंड्स वो यानी कि यूएसए से भारत में लिए गए हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए बताइए जापान से क्या लिया गया, तो आप बताएंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। अब ब्रिटेन से क्या लिया गया, 2 सदनी व्यवस्था ली गई है। ठीक है, तो आप हमको कमेंट करके बताएं कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से भारत में लिए गए। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ, वीडियो अगर आप लाइक नहीं किए तो एक बार वीडियो जरूर लाइक किया करें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो लाइक शेयर ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए। इस तरीके के अच्छे वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। और आप देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल, कि इसी तरीके के क्वेश्चन कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करें, इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है नागरिकता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है 1 से 5 में, या 5 से 11 में, या 12 से 35 में, या 36 से 51 तक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा 5 से 11 जो है, अर्थात अनुच्छेद में नागरिकता संविधान के अनुच्छेद में वर्णन है। अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर 12 से 35 तक क्या है, तो फ्रेंड्स 12 से 35 तक जो है आपके ये भाग 3 में मूल कर्तव्य हैं 12 से 35 तक। ठीक है, जो कि यूएसए से लिए गए। कौन, तो मूल अधिकार। ठीक है, लेकिन भाग 3 में 12 से 35 तक मूल कर्तव्य हैं। अगर पूछा जाए 36 से 51 तक क्या है, तो बताएंगे नीति निर्देशक तत्व। क्या है, नीति निर्देशक हमारे जो सिद्धांत हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए, तो ये लिए गए आयरलैंड से फ्रेंड्स। कहाँ से, आयरलैंड से। तो आप याद रखना 36 से 51 तक। और 12 से 35 जो मूल कर्तव्य हैं, इन्हें जो है संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है,
किसने 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड से आप बताइए। चार्ली चैपलिन ने, अल्फ्रेड हिचकॉक ने, वाल्ट डिज्नी से, आकिरो कुरोसावा ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा वाल्ट डिज्नी ने। फ्रेंड्स कितनी बार बताएंगे? 36, यानी कि 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, पूछा हुआ है। अब यहाँ पर बात है फ्रेंड्स ऑस्कर पुरस्कार की। तो ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स बताएंगे 1929 में हुई थी। और ये कौन सा देश देता है? तो बताएंगे इसको USA देता है। और किस क्षेत्र में देता है? फ्रेंड्स ये फिल्म के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर बात करें भारत का जो है प्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला था, यानी भारत में किसे प्रथम ऑस्कर पुरस्कार मिला था? बताएंगे भानु अथैया को। भानु अथैया को गांधी फिल्म के लिए जो है इन्होंने कास्ट्यूम डिज़ाइन किया, तो उसके लिए मिला था। फैशन डिज़ाइनर है भानु अथैया। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पर बात कर लें कुछ पुरस्कार की, जैसे आप हमको कमेंट करके बताएं कि जो ग्रैमी पुरस्कार होता है, ग्रैमी पुरस्कार वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि किस में? वर्ष की श्रेष्ठतम फिल्म के लिए दिया जाता है, विज्ञान की लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है, सांस्कृतिक समझ प्रगति के लिए, या खेल में असाधारण के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। फ्रेंड्स कलिंग पुरस्कार की बात है, ये किस में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स बताएंगे कलिंग पुरस्कार जो है ये यूनेस्को संस्था के द्वारा दिया जाता है और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अब हमको कमेंट करके बताएं यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में क्या जानते हैं? क्योंकि एक बार जो आप लिख देते हैं फिर उसे आप कभी नहीं भूलते, इसलिए लिखा जरूर करें। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात है पुरस्कार की, तो आप हमको बताएं कि सांस्कृतिक के क्षेत्र में पुरस्कार कौन से दिए जाते हैं? तो बताएंगे वाचस्पति। कौन सा? वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। इसमें फ्रेंड्स जो है 1 लाख रुपए की राशि देती है, के बिरला फाउंडेशन देता है। इसकी स्थापना वाचस्पति की 1992 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये भी याद रखेंगे। और अगर खेल में जो है पूछा जाए तो आप पूछेंगे अर्जुन पुरस्कार। कौन सा? तो खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी अगर पूछा जाए स्थापना कब हुई थी, तो बताएंगे इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो है खेल अर्जुन पुरस्कार जो है फ्रेंड्स खेल के कोच को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब बांटे जाते हैं? तो आपको बताना है मनीला में बांटे जाते हैं, स्टॉकहोम में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में। अगर फ्रेंड्स बात कर ले नोबेल पुरस्कार की, हर वर्ष फ्रेंड्स 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। कहाँ दिया जाता है? तो 5 क्षेत्रों में ये दिए जाते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। कहाँ? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और अगर पूछे एक क्षेत्र में जो शांति का क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स, वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये भी याद रखेंगे। और ये नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन पर दिए जाते हैं और इसकी स्थापना 1901 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। तो आज का फ्रेंड्स आपको सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।